बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। यानी थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है। व्हेन हाइपोथेसिस इज़ गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंट। जब हम एक हाइपोथेसिस, आपको पता है हाइपोथेसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, ठीक है, आपको पता है। पहले अगर नहीं पता तो आपने यहाँ पे सिंपली ये हाइपोथेसिस को जहाँ पे जाके रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो होता है वो हम कहते हैं कि जो हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वो हाइपोथेसिस बन जाता है। डिडक्शन की हमने बात की थी कि डिडक्शन क्या है। जो डिडक्शन है वो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं। लॉजिकली अगर हम कुछ नताइज निकालें हाइपोथेसिस की तो वो डिडक्शन बन जाता है, और इसमें हम अप्रोच इफ और देन वाली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारे पास जो होती है, हम समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट करते हैं और फिर रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट करते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने हाइपोथेसिस के बाद हमने हाइपोथेसिस को रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करने हैं, ढेर सारे, एक एक्सपेरिमेंट नहीं करना, और ढेर सारे हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं। एंड इज़ नॉट फॉल्सिफाइड। अगर कोई हाइपोथेसिस है हमारी, हमने ऑब्जर्वेशन की किसी चीज़ की कि भाई ये जो है पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा हमें पता है ये कि बॉईल होता है, ठीक है। या हमने देखा कि पानी गर्म, जब हम आग देते हैं, पानी को हीट देते हैं तो पानी गर्म होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हमने लेबॉर्ट्री में कैंडल के साथ बीकर के नीचे पानी रख के देखा कि वो गर्म हो रहा है या नहीं। तो हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए परफॉर्म किया, जब भी पानी को आग के नीचे रखेंगे वो गर्म होगा। अगर ये फाल्सीफाइड नहीं होता, अगर ये गलत साबित नहीं होता हमारा हाइपोथेसिस, इट इंक्रीजेज बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस। जिस बायोलॉजिस्ट ने वो अपना हाइपोथेसिस दिया था उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है इन हाइपोथेसिस के अंदर, हाइपोथेसिस में। सच अ वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस में बी यूज एज अ बेसिक ऑफ फॉर्मुलेटिंग अदर फर्दर हाइपोथेसिस इन विच अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक अच्छा हाइपोथेसिस वही होता है जिससे मज़ीद हाइपोथेसिस हम बना सकें, ठीक है, कि हमने ऑब्जर्वेशन की और वो ऑब्जर्वेशन हमारी जो है ठीक साबित हुई, दूसरे लोगों ने भी उसका टेस्ट किया और उन्हें भी वैसा ही लगा जैसे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही दूसरे लोगों ने सोचा, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में भी सेम रिज़ल्ट आए, और वो जो है हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं हो सका, फाल्सीफाइड नहीं हुआ। फाल्सीफाइड मतलब गलत साबित नहीं हो सका, तो बायोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और उस हाइपोथेसिस से मज़ीद हम हाइपोथेसिस बना लेंगे कि ये चीज़ ऐसी है तो दूसरी चीज़ें भी ऐसी होंगी, और फिर उनका हम रिज़ल्ट निकालेंगे। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड, ये अब डेफिनेशन आ गई थ्योरी की, ठीक है। द हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जो स्टैंड करता है एट द टेस्ट टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट नहीं होता और हमेशा जो है एट द टाइम वो हमारे पास जब भी इसको टेस्ट किया जाए तो वो रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। और अपने जैसे ही वो हम बात सोचते हैं वैसी रहती है, तो वो थ्योरी बन जाती है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। हमेशा थ्योरी ना सबूत के ज़रिए थ्योरी को ना देखा जाता है। जब भी हमारे पास कोई सबूत होगा तो थ्योरी उसको सपोर्ट कर रही होगी या वो एविडेंस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब एक हम चीज़, हमने पानी रख दिया, हमने कहा ये लिक्विड है, तो ये एविडेंस जो है दूसरे लोगों को दिखाएंगे, वो भी देखेंगे कि ये पानी लिक्विड है, तो ये एक थ्योरी। मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके माइंड में चला जाए। प्रोडक्टिव थ्योरी, ये अब एक टाइप है थ्योरी की। कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस। प्रोडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिससे हम नए हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं। एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन, और टेस्ट भी हम करते रहते हैं कि हमने ये नया हाइपोथेसिस बनाया तो उसका टेस्ट कर लिया, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेट एफर्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको चैलेंज समझते हैं कि ये हाइपोथेसिस हमने गलत साबित करना है, हम नई बात लेके आएंगे। वो ग्रेट एफर्ट करते हैं, मज़ीद क्वेश्चन करते रहते हैं ताकि डिसप्रूव कर दें, उस थ्योरी को गलत साबित कर दें। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच, अगर थ्योरी भी सर्वाइव कर जाती है, ठीक है, मतलब अपनी बात पे जो थ्योरी होती है जिस बंदे की, वो वैसी ही रहती है, चाहे हम जैसे मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें। डाउटफुल, जो हमारे डाउट होते हैं, शक जो होते हैं, वो उनको मतलब उन शक ख़त्म हो जाए कि ये थ्योरी वाकई सच्ची है। एंड कंटिन्यूज़ टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और जो एक्सपेरिमेंट से हमें एविडेंस सबूत मिले हैं उनके साथ बिल्कुल वो फिट आ रही हो थ्योरी, इट बिकम्स अ लॉ और अ प्रिंसिपल, ठीक है। ये एक लॉ, कानून या प्रिंसिपल बन जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है,
कि हमारे पास कौन से जो हैं एग्जांपल देनी है हमने बायोलॉजिकल लॉ की। तो हार्डी वेनबर्ग लॉ, ये अलील जो है ना, आपने आगे पढ़ेंगे अलील्स जो होती हैं उनके बारे में बात करता है। हमारे पास क्रोमोसोम्स होती हैं ना ऐसे, ठीक है, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, जीन्स के ऊपर हमारे पास अलील्स होती हैं क्रोमोसोम्स की ना, तो इनके बारे में उसने बताया था। बाकी एक मेंडल आ गया, एक लॉ ये है हार्डी वेनबर्ग लॉ और दूसरा मेंडल का लॉ। ये दो लॉ आपने याद करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। लॉ की डेफिनेशन, थ्योरी की डेफिनेशन, ये आपने याद कर लेनी है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म, ये साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन आ गई, इज़ अ यूनिफॉर्म और अ कॉन्स्टेंट फैक्ट। ये फैक्ट है। स्टार्ट में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था व्हाट इज़ फैक्ट। फैक्ट असल में क्या होता है, लॉ होता है, ठीक है। फैक्ट या लॉ एक ही बात है। हम जब वैसे लॉ जो अदालती लॉ बनाते हैं वो भी फैक्ट के ऊपर बनाते हैं। हमारा दो किस्म के बेसिक लॉ होते हैं, एक हमारे पास अनरिटन लॉ होता है, एक रिटन लॉ होता है, ठीक है। जब हम कोई वकील, अगर वकील बनने में इंटरेस्टेड है वो उसको पता होगा, या अगर आप पढ़ेंगे आगे वकालत में अगर आप वकील बनते हैं, क्योंकि हम भी एमबीबीएस के सिलेबस में एमबीबीएस के अंदर ये पढ़ते हैं लॉ के बारे में। तो एक जो अच्छा डॉक्टर होता है उसे वकील भी बनना पड़ता है, उसे लॉ का भी पता हो। तो लॉ जो होता है ना वो असल में कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो होता है फैक्ट होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट बन जाता है यार। एक चीज़ फैक्ट होना, जैसे जो पानी है हमेशा लिक्विड होगा, ठीक है, आपको ये एक फैक्ट है, ये एक लॉ है, हकीकत का लॉ है। इससे आगे हम और मज़ीद कोई रिसर्च नहीं कर सकते। पानी लिक्विड है और आप क्या साबित कर लेंगे, ठीक है। आप इसको पानी लिक्विड नहीं है, कौन ऐसा बंदा है जो कह सकता है पानी लिक्विड नहीं है, क्योंकि ये हम एंड पे पहुंच चुके हैं। हमें हमारी जब सोच ही नहीं काम करेगी, पानी लिक्विड है बस हमें पता चल गया ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक सच्चाई है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। यही तो लॉ है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये नेचर का कांस्टेंट, ये इस बात पे आपने ध्यान रखना। कांस्टेंट मतलब है कि ये वैसे का वैसे ही रहेगा, वैसे का वैसा, एक ही कांस्टेंट, ये तब्दील नहीं होने वाला फैक्ट है ऑफ नेचर। कुदरत का एक असूल है, कानून है, फैक्ट है, ठीक है। इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। जो इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है उसी को हम लॉ कह देते हैं, ठीक है। आगे मैंने बता दिया दो बायोलॉजिकल लॉ, ये क्वेश्चन आ जाता होता है। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, फोकस करते हैं सेंसेस से, ठीक है, ब्रेन के ज़रिए हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, जो भी हमारी सेंसेस है, हमारा शऊर है, उससे ऑब्जर्व हम करते हैं। फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं, थिंक ऑफ एन आंसर माइट मेक सेंस। हम देखते हैं कि हमारे पास ये मुश्किल आ रही है ना, तो इसका जो जवाब है वो क्या हो सकता है, ठीक है। इफ़ और देन वाली अप्रोच रखनी है। उसके बाद हम डिडक्शंस बनाते हैं। डोंट मेक कंक्लूजन बट यूज़ इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन की हम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है हमारे पास, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप जिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हम देखते हैं हमने ये एक्सपेरिमेंट इस ग्रुप पे, एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप पे किया था, तो दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास 0 वैल्यू रखता है, और हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, तो हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आ जाते हैं, सही आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट कर देते हैं। अगर नहीं प्रूव होता तो फिर से ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस, नए हाइपोथेसिस लेके आते हैं। अगर प्रूव हो जाए तो रिपोर्ट कर देते हैं रिजल्ट्स को। डिस्कशन और सेमिनार में फर्दर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग, अगर हाइपोथेसिस हमेशा सच्चा साबित हो, थ्योरी बन जाती है। फिर थ्योरी की पूरी दुनिया में रिसर्च करते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर थ्योरी को ना झुटलाया जा सके, कोई भी ना झुटला सके, तो वो एक लॉ बन जाता है। और 2 लॉ हमने पढ़ लिए हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ और दूसरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तरतीब देना। जैसे हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। और डाटा एनालिसिस का मतलब है कि हमने डाटा का असेस करना है, ठीक है, एनालिसिस करना है कि जो हमने डाटा लिया है वो ठीक है कि नहीं। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। दोनों जो हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड्स के। डाटा कैन बी डिफाइन। अब डाटा की डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है। Data can be defined as the information such as names, कोई भी नाम, कोई भी तारीख, कोई भी वैल्यू, ठीक है, मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सिर्फ ऑब्जर्वेशन, हमारी जो सेंसेस हैं उनके ज़रिए हमने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की वो, और दूसरा हमने कोई तजर्बा किया वो। इससे जो हमने नाम, तारीख, कोई वैल्यू अखज़ की, ये हमारे पास डाटा है। डाटा इज़ नथिंग बट एन इन्फॉर्मेशन। कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो डाटा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया गया हो। उसके बाद हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू फार्मूलेट
इन ऑर्डर बनाने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को एंड देन डाटा को बनाने के लिए या उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इन ऑर्डर टू फार्मुलेट एंड देन टेस्ट द हाइपोथेसिस, पहले हम हाइपोथेसिस बनाएंगे फिर उसका टेस्ट करेंगे। साइंटिस्ट कलेक्ट द एंड ऑर्गेनाइज डाटा, साइंटिस्ट जो होंगे वो कलेक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को। पीरियड टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो ज़रूर डिस्क्राइब करने चाहिए, उनको ज़रूर बयान करना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, इससे क्वालिटी बढ़ जाती है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसकी अच्छी तरीके से हम दूसरों को वजाहत कर सकते हैं। असल में कोई भी बंदा हो, हम किसी भी चीज़ की बात करें बेतरतीबी से, पहले मैं ये लफ्ज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ दूं, फिर मैं जाके यहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर दूं, फिर मैं इसके बारे में रोनाल्ड रोज़ के बारे में बताने चला जाऊं, तो ये एक बेतरतीबी है, इससे आपको कोई समझ नहीं आएगी। हमेशा हमने ये बुक स्टार्ट किया तो एक तरतीब से स्टार्ट किया, तभी हमें समझ आएगी। और दूसरा हम मेथड बताएंगे कि कैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो तभी जाके हमारा डाटा ऑर्गेनाइजेशन इसी में होगा कि हम एक मेथड से ही बताएंगे कि हमने किस मेथड को इस्तेमाल किया है, और तरतीब के साथ चीज़ों को बताएंगे कि पहले मैंने ये किया, पहले मैंने ये किया। इस चीज़ को हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाया, हमने 10 मुर्गियां ली थी, 10 मुर्गियों ने अंडे दिए थे, पहले लिखेंगे एक मुर्गी का नाम, उसने अगर 3 अंडे दिए हैं 3 लिखेंगे, एक दूसरी मुर्गी नंबर 2 ने हमारे 4 अंडे दिए, हम 4 लिखेंगे। मुर्गी नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 ने हमें 5 अंडे दिए हैं, उसके बाद हमारे पास मुर्गी नंबर 4 ने हमें 6 अंडे दिए हैं। तो देखा, ये हमने डाटा एक ऑर्गेनाइज कर लिया, हमें पता चल जाएगा कि इस नस्ल की जो मुर्गी, हमने 10 मुर्गियां ली थी, इस नस्ल की मुर्गी ने हमें ज़्यादा अंडे दिए हैं। तो ये हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, और ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए। मैं रैंडमली मुर्गियों को छोड़ दूं, कभी किसी मुर्गी के अंडे चेक करने लग जाऊं कि उसने कितने दिए, मैं कोई एक मिसाल दे रहा हूं, तो मुझे नहीं पता चलेगा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि कितनी मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा जब तक मैं इस चीज़ को तरतीब नहीं दूंगा। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ग्राफिक फॉर्मेट्स, हम ग्राफिक के ज़रिए टेबल बना के, जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। हम एक डायग्राम बना के एक्सपेरिमेंट अपना जो है उसको शॉर्टली बयान कर सकते हैं। अब MBBS में आप आएंगे, आपको ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको नंबर कट जाते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बायोलॉजिकल मेथड भी आ जाता है तब भी आप जो है फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। आप लिखेंगे रिकग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डिडक्शन करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो थ्योरी बन जाएगी, फिर वो लॉ बन जाएगी। इस तरह आपने एक फ़्लो चार्ट बना दिया। इस तरह आप फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा और आप भी आसानी से एक चीज़ को पढ़ सकेंगे। अब डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव एंड डिसअप्रूव हाइपोथेसिस। किस डाटा एनालिसिस मतलब जो हमने डाटा लिया वो वाकई सही है, ये हमें बताएगा कि हमारा हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, जो हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अपना हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे। स्टैट्स कहते हैं कि अगर मैं आपको स्टैट की एक मिसाल दूं कि हमने 9th क्लास का फॉर एग्जांपल 9th क्लास का जो है एग्ज़ाम लिया, उसमें से हमारे पास जो रिज़ल्ट था, मतलब जो पेपर था, उसमें 10,000 बंदे जो हैं, 10,000 स्टूडेंट जो है ना वो अपेयर हुए हैं। उनमें से बायोलॉजी की सप्ली आई है 3-4 बच्चों की, तो हम देखेंगे कितने पास हुए हैं, कितनों ने 90% नंबर लिया, 90% नंबर लिया, कितने फेल हुए हैं। तो ये सारे हम चीज़ें जो है ना, इनका एक ग्राफ बना के या स्टैटिस्टिक बता देंगे कि इतनी स्टैटिक्स है कि इतने परसेंट बच्चे टॉप पे रहे हैं, 90% वाले, इतने 70% वाले रहे हैं, इतने फेल हुए हैं। ये हम स्टैटिस्टिकल बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेशो की जब हम बात करते हैं या प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड से 400 बच्चों ने पोजीशन लिया, 400 बच्चे ने 90% नंबर लिए हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। और प्रोपोर्शन की फैसलाबाद बोर्ड से और लाहौर बोर्ड का आपस में कंपैरिजन करूँगा तो प्रोपोर्शन की बात आ जाएगी। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों का तो प्रोपोर्शन की बात आ जाएगी, ठीक है। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों का रिलेशनशिप लेंगे A और B का, तो हमारे पास वो आ जाएगा, रेशो हो जाएगी एक्सप्रेस बाय A बटा, इसको हम A बटा B भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कलेक्टेड रेशो, हम इसको तकसीम के साथ और कोलन के साथ भी लिख सकते हैं। इसका रेशो मतलब A रेशो B भी हम लिख सकते हैं एक चीज़ को, इसको A बटा B भी लिख सकते हैं, A तकसीम B या A डिवाइडेड बाय B भी लिख सकते हैं, और पहले मैंने ये आपको बता दिया, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे हम एक रेशो के लिए ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कोलन होता है, डो डॉट, ये हमारे पास सेमी कोलन होता है, इसी तरह। अच्छा, मार्क बिटवीन टू नंबर्स, अच्छा इधर थे हम, सॉरी,
व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, मैंने आपको बता दिया दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक होगा तो हम रेशो की बात करेंगे। इट इज़ कॉल्ड रेशो ऑफ वन नंबर टू अदर नंबर, ठीक है। एक रेशो मतलब ए और बी का क्या मतलब है, इसको अगर हम एग्जांपल लें तो कि हमारे पास 10 बच्चे थे, 10 बच्चे क्लास में बैठे थे, उनमें से ना 5 बच्चे जो है ना बायोलॉजी का लेक्चर सही ले रहे थे। तो मतलब ये हमने दो चीज़ों का आपस में मतलब एक रिलेशनशिप देखा कि 10 बच्चे जो हैं वो क्लास में थे लेकिन 5 बच्चे जो है ना बायोलॉजी का लेक्चर सुन रहे थे, तो ये एक रेशो है, ठीक है। तो इस तरह हमने रेशो को इस्तेमाल करना। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने 10 जो हैं कोरोना के पेशेंट थे, उनमें से 5 को वैक्सीन किया, तो ये हमारे पास मतलब एक रेशो आ गई। मतलब 10 लोगों, हम ये भी कह सकते हैं 10 लोगों को कोविड था और 10 के 10 को हमने वैक्सीन दी, उसमें से 5 जो हैं वो सर्वाइव कर गए, तो हमारा वैक्सीनेशन का रेट 50% हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद रेशो में भी एक्सप्रेस, क्योंकि 10 में 5 और 5 मिलाएं तो 10 हो जाते हैं, 5 यानी कि 10 का 50% बनता है। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 5 ऊपर रखें, 10 नीचे रखें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 इधर से कट जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगा, ऊपर 10 बच जाएगा ना, इधर 10 बच जाएगा और इधर 5 बच जाएगा, तो ये 50% हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा। अच्छा, रेशो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग डिवीजन, ये मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल, अ रेशो ऑफ 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पेशेंट, द रेशो इज़ 1.5। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 50 ऊपर रखें, 150 नीचे रखें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ठीक है। ये आप इसको जो है देख लें कितने परसेंट बनता है। अगर 3 हिस्से में करूँ 33% तकरीबन ये हमारे पास बन जाएगा। 33% लोग जो हैं, मैंने वैसे आपको परसेंटेज निकाल के बता दिया है, ये आपके लिए अगर एक जो है एक्स्ट्रा चीज़ है। फॉर एग्जांपल, द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150, 50 मलेरिया के पेशेंट हैं और 150 जो हैं वो हेल्दी पेशेंट है। अच्छा, प्रोपोर्शन मीन जॉइन टू इक्वल, जब हम दो रकबों को मतलब एक ए रेशो बी लेंगे ना, उसको इक्वल के साथ आगे बी सी रेशो डी कर देंगे, ये इक्वल का साइन प्रोपोर्शन शो करता है। या हम 4 इस तरह की ये लगा देंगे तो ये भी प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, द प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशोज, दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस एज दैट, मतलब ये मैंने पहले आपको बता दिया कि ऐसे भी इक्वल की जगह हम ये अलामत भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन 3 वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोर्शन आर नॉन, द फोर्थ एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम इन चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर हम प्रोपोर्शन करेंगे ना तो हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शन कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, उसने ये एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, मैं आपको वैसे इधर एक एग्जांपल करवा देता हूँ। हमारे पास कराची में 15 लोग कोरोना के थे, 15 लोग जो हैं हमारे पास कराची में, उन्हें मलेरिया हुआ, उसमें से 8 जो लोग हैं ना वो रिकवर हो गए, ठीक है। इसको मैंने इक्वल कर दिया। हमारे पास यहाँ पे 15 लोगों को मलेरिया हुआ था, लाहौर में 18 लोगों को मलेरिया हुआ, तो कितने लोग जो हैं रिकवर होंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह इसको सॉल्व कर लेना। इसको बटे में ले आए ना, इसको बटे में ले आए, 15/8 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 18/x। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x को इधर ले जाएंगे, 15x हो जाएगा, बटा 8 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब 15x इधर रख लें और 18 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लें, x इधर रख लें, मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 8/8, ये 8 से काट दें, x इज इक्वल टू 18। मतलब ऐसे मैंने इसको गलत कर दिया, लेकिन आपको इससे पता चल जाएगा कि हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये आपको एक एग्जांपल वैसे दिया, इधर भी एग्जांपल दिया है, उसको अच्छी तरीके से वैसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड विल गेट मलेरिया व्हेन अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। वो कहता है हम देखेंगे कि कितने जो परिंदे हैं उनको मलेरिया होगा जब हम 100 जो है ना 100 हेल्दी स्पैरो को उससे कटवाएंगे। किससे कटवाएंगे? मच्छरों से कटवाएंगे। इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही नोटेड दैट व्हेन ही अलाउड टू मॉस्किटो टू बाइट 20 स्पैरो, ठीक है, जब 14 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया, नाउ यूज़ द प्रोपोर्शन। वो कहता है जब उसने 100 स्पैरो को कटवाया मॉस्किटो से तो कितने जो हैं स्पैरो को मलेरिया होगा। प्रीवियसली उसने ना 20 स्पैरोज़ को कटवाया था, उसमें से 18 को मलेरिया हो गया था। अब ये इसकी एक और भी हमें फ़ायदा होता है कि हमने जब भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, हम 20 स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना,
तो हमारे लिए ये आसान है, ठीक है। हम जब 100 स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम बेचारी 100 स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये एक एक्सपेंसिव है, एक इस पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, दूसरा हम 100 स्पैरो को पकड़ना मुश्किल है। इसी तरह अगर हम 10,000 स्पैरो पे ये परफॉर्म कर रहे हैं या 20,000 पर 50,000 स्पैरोज़ पर एक ही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं कि इनमें से अगर 50,000 को अगर मच्छर काट लेता है तो इनमें से कितने को मलेरिया होगा, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होता। ये हम फिजिबल मतलब इसको हम कर ही नहीं पाते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम 1 लाख चिड़िया पकड़ लें और उनको फिर मच्छरों से कटवाएं, फिर पता चले कि उनको मलेरिया। इससे बेहतर हम ये प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। हम एक चीज़ जो है उसको कंफर्म कर लेते हैं। 20 जो हैं 20 में से 14 जो है ना, अगर उन 20 चिड़ियों को काटे ना मच्छर तो 14 को मलेरिया हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया। अब हम उसको ना इस्तेमाल करेंगे 20:14, आगे हम 100:x कर लेंगे। इस तरह x जो है ना हमें पता चल जाएगा कि 100 अगर चिड़ियों को कटवाएं तो x जो होगा ना, x को जो है मतलब एक वैल्यू है, हमने ये सपोज कर लिया, ये फ़र्ज़ कर लिया कि x चिड़ियाँ जो है ना उनको मलेरिया होगा। फर्स्ट रेशो ये हो गई, दूसरी रेशो ये हो गई, प्रोपोर्शन हमारे पास ये हो गया। इधर हम इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। x/100 14/20 कर लिया। इस 20 को इधर ले जाओ, ऊपर ज़रब हो जाएगी। इस 100 को इधर ले जाओ तो ये हमारे पास ज़रब हो जाएगा। तो 14 हमारे पास ये 1400 बन जाएगा, ये 20x बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, यानी 100 अगर चिड़ियों को कटवाएं मच्छर से तो 70 को हमारे पास मलेरिया हो जाएगा। तो ऐसे हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। इट मीन 70 आउट ऑफ 100 स्पैरो विल गेट मलेरिया। कितना आसान है। Statistics are thus a mean of summarizing data through calculation of mean value. mean value कहते हैं कि हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी। एक हमें एवरेज अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। तो जैसे हम एक एवरेज लेते हैं, यार मुझे इस चीज़ का एवरेज निकाल के दो, तो वो एवरेज जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफर्स रॉ डाटा। रॉ मतलब ढेर सारा डाटा, इन्फॉर्मेशन, हमें ढेर सारे डाटा की हमें इन्फॉर्मेशन आसानी से प्रोपोर्शन इस्तेमाल करने से मिल जाती है। जैसे हम अब इधर से 1,00,000 चिड़ियों का निकालें तो वो भी हमें 1,000 का निकालें वो भी मिल जाएगा। इसमें हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 20 में से कितनी चिड़ियाँ बीमार हुई थी, ये हमारे पास 14 मतलब 14 में से 14 को मलेरिया हुआ था, 20 हमारे पास चिड़ियाँ थी, इक्वल टू 1000 कर देंगे। इधर से हम रेशो लेके इधर x कर लेंगे। इसको इधर ले जाए, x को इधर ले आएंगे नीचे और 20 को इधर ले जाएंगे, तो ऐसे हम इसका रिज़ल्ट निकाल लेंगे। तो इजीली, अभी मैं लेक्चर को लंबा नहीं करना चाह रहा, नहीं तो आपको समझ वैसे आ गई होगी, आप सोल्व कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं मैथमेटिक्स एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स हमने कहा था बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को मिलाते हैं तो बायोमेट्री बन जाती है, ठीक है, या बायोमैथमेटिक्स इसको कहते हैं। तो ये बायोमेट्री की हमारे पास आ गई कि हमने मैथ का नॉलेज अप्लाई कर दिया बायोलॉजी में। बायोलॉजिकल मेथड also involve the use of applied mathematics to solve the biological problem. हम biological method जब तक मैथ ना अप्लाई करें तब तक सॉल्व ही नहीं कर सकते और हमें ज़रूरत पड़ती है मैथ की बायोलॉजी में। मेजर बायोलॉजिकल, ये हमने मैथ ही तो पढ़ी है। अच्छा, मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज इंक्लूड जीन फाइंडिंग। हमने किसी का जीन फाइंड करना, प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करना है या प्रोटीन इंट्रैक्शन फाइंड करने हैं तो हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। उसमें इतने हमारे पास प्रोटीन पड़े हैं। हमने अब देखना है इसमें कितने प्रोटीन पड़े हैं। हम 1500 हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, उन्होंने मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया। तो मैथ का नॉलेज हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमने, मतलब यार मैं बताऊँ, प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। अमाइनो एसिड मिलते हैं ना तो हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। अब जैसे एक घर होता है, उसमें जो ईंटें होती हैं वो अमाइनो एसिड समझ लें और घर को प्रोटीन समझ लें। तो ढेर सारे ईंटें जब आपस में मिलेंगी तो घर बनेगा, तो घर तो प्रोटीन है तो प्रोटीन बन जाएगा। हम जब तक ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि कितनी ईंटें लगेंगी घर बनाने में, तब तक हमें पता नहीं लगेगा। और कितनी की जहाँ पे बात आ जाए, जहाँ पे काउंटिंग आ जाए, वो तो मैथ का नॉलेज अप्लाई हो रहा है। या जीन की फ्रीक्वेंसी देखनी है कि इतने इंडिविजुअल्स में इतने लोगों को डायबिटीज़ होता है, फैमिली में इतने लोगों को हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। ये जीन रिलेटेड जो भी हमने फाइंड आउट करनी है चीज़ें, वो हमारे पास, या मेंडल का लॉ है वहाँ पे मैथ अप्लाई हो रही है। तो मैथ ने बायोलॉजी में हर जगह इस्तेमाल होना है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास आ गई। बायो इन्फॉर्मेटिक रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल
एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? जब हम मैथ को और बायो को आपस में मिला देते हैं ना, और कोई डाटा के बारे में हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई काम करते हैं कंप्यूटेशनल, और हमारे पास स्टैटिस्टिकल का मैंने आपको बता दिया कि हम जब फिगर्स की बात करते हैं। कंप्यूटेशनल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कंप्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हम एक चीज़ की एक चार्ट, फ्लो चार्ट, इस तरह की हम चीज़ें बना रहे हैं। ये चीज़ें हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक में आती हैं, और ये डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक कहते हैं एक अमल को, ठीक है। ये हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन आ गई। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप ज़रूर मुझसे पूछें, ठीक है। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दे दूँगा। थैंक यू।